हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम दूसरे असैन्य संगठन सार्क या दक्षेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा नाम से पता है, दक्षेस यानी दक्षिणी एशियाई देशों का जो संगठन है वो दक्षेस है। दक्षेस का गठन किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी आज हमारी। दक्षेस और सार्क, इसका पूरा नाम हिंदी में और अंग्रेजी में जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है दक्षेस का पूरा नाम, तब आपको हिंदी में लिखना है। अगर पूछा जाए सार्क SAARC, तब आपको इंग्लिश में लिखना है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बिल्कुल याद कर लीजिए, लिख लीजिए। हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब प्रश्न ये उठता है कि सार्क या दक्षेस संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। उत्तरी देशों का एक संगठन हो चुका था, दक्षिणी देशों का उत्तरी संवाद, दक्षिणी संवाद, और आसियान, एशिया के ही साउथ और ईस्ट के देश मिलकर एक अलग संगठन चला रहे थे, आसियान, और वो लगभग पूर्णतः सफल हो चुका था। अब प्रश्न ये था कि एशिया महाद्वीप में भारत उपमहाद्वीप भी माना जाता है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश भी माना जाता है। तब अब भारत को अपने चारों ओर जो पड़ोसी देश थे उनके साथ मिलकर ऐसी नीति तैयार करनी थी जिससे उसका वर्चस्व बना रहे और दक्षिणी एशिया जो महत्वपूर्ण भाग है एशिया महाद्वीप का, उसका विकास ठीक ढंग से हो सके। हालांकि जो ये दक्षेस है या सार्क संगठन है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालेंगे कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, तब से ही इसकी पृष्ठभूमि है वो गठित कर ली गई थी, तब से इस पर कार्य चल रहा था। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि दक्षेस की पृष्ठभूमि में कौन कौन से कॉन्फ्रेंस है, उनका हिस्सा रहा। 3 कॉन्फ्रेंस के पश्चात दक्षेस का वर्तमान स्वरूप देखने को मिला। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में 1947 में, यानी भारत आज़ाद हुआ और हाथों हाथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, यानी एशिया के देशों के बीच में संबंध किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि एशिया के ज़्यादातर जो देश थे वो ब्रिटेन के औपनिवेशिक देश थे और नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों का आर्थिक रूप से पिछड़ापन था, सामाजिक रूप से पिछड़ापन था, तो इनका विकास किस तरह से हो सकता था और कई अन्य विदेशी ताकत इन पर अपना अब आधिपत्य न कर ले, इसके लिए इनको एक सहयोग के एकात्मक रूप के साथ ही आगे बढ़ना था। क्योंकि पूरा विश्व है वो 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था, नाटो के नेतृत्व में USA और वार्सा पैक्ट जो सोवियत रूस का संगठन था, लगभग 2 गुटों में बटा हुआ विश्व, और ये कह सकते हैं पिछड़े और अविकसित देश जो नए स्वतंत्र हुए थे, उन्हें अपना विकास करने के लिए एक असैन्य संगठन की आवश्यकता थी। तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 1947 में। उसके बाद बेंगुई कॉन्फ्रेंस, बेंगुई स्पेलिंग नोट कर सकते हैं आप, BANGUIO, बेंगुई कॉन्फ्रेंस फिलीपींस में हुई थी 1950 में। उसमें भी यही दक्षेस राष्ट्रों के संगठन के बारे में चर्चा की गई। और तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई पॉवर्स कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में 1954 में। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि दक्षेस का जो स्थापना है वो तो बहुत बाद में हुई थी, ये 1947, 50 और 1954 में होने के बाद दक्षेस है वो इतना देरी से क्यों गठित हुआ। देरी से गठित होने का कारण था कि एशिया का जो ये हिस्सा था उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति रही, भारत और चीन के बीच युद्ध रहा, तो इसके ऊपर काम नहीं हो पाया था। अब भारत पाक के तनाव के कारण, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, और 1971 में बांग्लादेश एक नया देश गठित हुआ जो पाकिस्तान से ही अलग करके बनाया गया था। तो बांग्लादेश भी लगभग भारत और पाकिस्तान का हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो नया बांग्लादेश बना था। तो इस तरह की
पूरे विश्व में जो ये तनाव की स्थिति थी, उस तनाव की स्थिति के कारण दक्षेस का गठन नहीं हो पाया था। अब 1971 के बाद है आसियान है वो 1967 में गठित हो चुका था, और आसियान संगठन है, ये भी ऐसे संगठन था, कल हमने वीडियो में हमने पढ़ा है, लगातार सफल हो रहा जा रहा था। उसने जो अपने उद्देश्य तय किए थे उन उद्देश्यों में वो सफल था। तो आसियान की सफलता के बाद अब इस पर कार्य होना शुरू हुआ था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जिया उर रहमान अंसारी ने 1977 में इन राष्ट्र अध्यक्षों का एक सम्मेलन बुलाया था और इस पर विचार करना शुरू कर दिया था। फिर 1981 में इन 7 देशों के, दक्षेस के जो सदस्य देश है वर्तमान में 7, उन 7 देशों के विदेश मंत्रियों को बांग्लादेश में बुलाया गया, और बांग्लादेश में जो 1977 में प्रस्ताव पारित किया गया था उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया। अब इस विचार विमर्श के बाद 1983 में नई दिल्ली में दक्षेस का विधिवत घोषणा पत्र तैयार कर लिया गया और इन 7 देशों द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। अब ये घोषणा पत्र किन किन विषयों पर था कि ये जो संगठन बनेगा दक्षेस, ये किन किन मुद्दों पर काम करेगा? कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि ये सभी देश लगभग कृषि प्रधान देश है। कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य और जनसंचार पर इन्होंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया था कि ये देश मिलकर, 7 देश मिलकर इन सभी मुद्दों पर कार्य करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अब 1983 में घोषणा पत्र तैयार होने के बाद में 7 और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पर दक्षेस का विधिवत प्रथम समिट या कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन कह सकते हो, वो हुआ। तो इसका जो स्थापना दिवस है वो 8 दिसंबर 1985 ही माना गया। दक्षेस दिवस भी 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कल हमने आपको बताया था आसियान दिवस 8 अगस्त को, और दक्षेस दिवस है वो 8 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 को दक्षेस की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। इसका जो घोषणा पत्र बना था उस पर कार्य होना शुरू हो गया था। अब दक्षेस का मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये भी प्रश्न आता है, तो उसका उत्तर है दक्षेस का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दक्षेस की कार्यालयीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रखी गई है, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं इंग्लिश है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए प्राय सभी जो ये ऑफिसेज है इनकी कार्यालयीय भाषा अंग्रेजी को रखा गया। अब जो सदस्य देश शुरुआत में इसके सदस्य बने थे, उन सदस्य देशों के का पूछा जा सकता है कि कौन से देश थे जो इसके फाउंडर मेंबर रहे। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये देश है वो इसके फाउंडर देश रहे थे। 7 देश फिर से याद कर लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। फिर सबसे आखिर में 8वां देश है वर्तमान में, जो 8वां सदस्य बना वो अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान में तालिबानी गतिविधियों के कारण है वो बहुत ही लंबे समय तक वो आतंकवादी समस्याओं से जूझता रहा, लेकिन अफगानिस्तान ने भी अब ये स्वीकार कर लिया था कि किसी संगठन के साथ शामिल होने से उसका विकास हो पाएगा। तो 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान ने भी दक्षेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षेस का 8वां सदस्य कौन है? उत्तर होगा अफगानिस्तान। कब बना? 3 अप्रैल 2007 को। और दक्षेस का जो सचिव जनरल है वो कौन होता है, कितने समय के लिए चुना जाता है? तो दक्षेस का सचिव जनरल है वो 3 वर्ष के लिए इन सदस्य देशों के द्वारा ही चुना जाता है, बिल्कुल वोटिंग के आधार पर चुना जाता है। तो वर्तमान में दक्षेस के जो सचिव जनरल है उन्होंने 1 मार्च 2020 को, मतलब हाल ही में 1 मार्च 2020 को कार्य ग्रहण किया था, और उनका नाम है इनकुम्बेट एस्ला वीरकुन है।
इन्होंने 3 साल के लिए कार्य ग्रहण किया है। ये 1 मार्च 2023 तक कार्य करेंगे। अब दक्षेस के 8 सदस्य देशों के अलावा 9 ऑब्जर्वर देश भी है। ऑब्जर्वर देश वही है जिनकी दक्षेस के देशों से लगभग सीमा लगती है, क्योंकि सीमावर्ती देश में क्या गतिविधियां हो रही है, सीमावर्ती देश किस किस संगठन से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना कूटनीति का महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो ये ऑब्जर्वर देश कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वर देश कितने हैं, ऑब्जर्वर कंट्री 9 हैं, और इन 9 देशों के नाम ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। आप नक्शे में देखेंगे तो लगभग ये इनकी सीमा से सटे हुए देश है। तो ये 9 ऑब्जर्वर कंट्री है, दक्षेस की गतिविधियों का निरीक्षण करती है कि दक्षेस कौन कौन सी गतिविधियां संचालित कर रहा है। इसके अलावा सार्क के क्षेत्रीय केंद्र भी बने हुए हैं, रीजनल सेंटर बने हुए हैं, क्योंकि सार्क के घोषणा पत्र में जो जो विषय लिए थे, कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य और जनसंचार, इनके लिए अलग अलग क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं। वो केंद्र कौन कौन से हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन का सेंटर है, वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। एग्रीकल्चर जो कृषि संबंधी सूचनाएं रखता है कि किस देश में है गेहूं का उत्पादन कैसा हुआ, या कहाँ अकाल पड़ा, या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कहाँ हरित क्रांति हुई, कहाँ श्वेत क्रांति हुई, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ढाका कार्यालय से मिलती है। इसका कार्यालय ढाका में खोला गया। ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक रोग, क्योंकि ये जो सदस्य देश थे वहाँ लगभग ट्यूबरक्लोसिस है वो एक बड़ी महामारी के रूप में फैला हुआ था। तो ट्यूबरक्लोसिस पर किस तरह से सदस्य देशों में काम हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्य किया जा रहा है, क्या और वर्तमान में मरीज कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो काठमांडू का कार्यालय है, नेपाल की राजधानी काठमांडू का, वहाँ रखी जाती है और वहाँ से ही ट्यूबरक्लोसिस के लिए सारा कार्य किया जाता है। एक है सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन सेंटर, उसका भी जो सेंटर है रीजनल सेंटर वो काठमांडू में रखा गया है। एक खोला गया है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, यानी दक्षेस से संबंधित जितने भी कागजी कार्रवाई है वो कहाँ से होगी और ये कागज है वो कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं, नई दिल्ली के कार्यालय में वो सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके अलावा एक एनर्जी सेंटर भी बनाया गया है, क्योंकि जैसे वर्तमान में जो एनर्जी के प्राकृतिक रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, पेट्रोल उत्पाद कम पड़ते जा रहे हैं, या बिजली की किस तरह की आवश्यकता होगी, कोयले की किस तरह की आवश्यकता होगी, तो एक एनर्जी सेंटर बनाया गया है और उसका मुख्यालय रखा गया इस्लामाबाद में। एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाया गया है, उसका मुख्यालय रखा गया है ढाका में। और एक है डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, क्योंकि ये जो देश है सदस्य देश, इनमें प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत अधिक आती है, तो इन प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन किस तरह से होगा, उस पर किस क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इसके लिए एक रीजनल सेंटर बनाया गया और इसका कार्यालय रखा गया है दिल्ली में। और एक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ ये जो देश थे ये लगभग ब्रिटेन के उपनिवेश थे और मानवों को मानव होने के नाते शायद अधिकार भी है वो मुनासिब नहीं थे, तो इन मनुष्य इनके लिए इनकी जनसंख्या के विकास के लिए किस तरह से कार्य किया जाए, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया और इसका कार्यालय रखा गया इस्लामाबाद। कई बार प्रश्न भी आता है कि पाकिस्तान में शायद है मानव अधिकार उतने खुले रूप में नहीं दिए गए हैं उनको स्वतंत्रताएं, लेकिन इसका कार्यालय इस्लामाबाद में है, वहाँ से सारी सूचनाएं एकत्रित होती है। एक सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर, तो सार्क के दक्षेस के जो ये सदस्य देश है उनका वन विकास प्रबंधन किस तरह से होता है उसके लिए एक सेंटर बनाया गया और इसका मुख्यालय रखा गया कोलंबो में। तो आपको ये जो सार्क के रीजनल सेंटर है इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि सार्क का कौन सा सेंटर किस पर कार्य कर रहा है। अब एक प्रश्न आता है कि प्राय फर्स्ट समिट और लास्ट समिट के बारे में पूछा जाता है। अब तक सार्क की 20 समिट या 20 शिखर सम्मेलन है वो हो चुके हैं। तो पहली समिट जिस दिन इसका स्थापना दिवस है और जहाँ है वो आप याद रख लेंगे
7 और 8 दिसंबर को ढाका में 1985 में आयोजित हुई थी और इनके जो होस्ट थे वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति ही थे। और जो अंतिम वर्तमान है वो 20वीं समिट है, वो श्रीलंका में रखी गई थी 2020 में। उसी समय वर्तमान महासचिव ने कार्य ग्रहण किया था। तो आपसे प्रथम, लास्ट और भारत में कब कब आयोजित हुई इनके बारे में ही पूछा जाता है। हालांकि 20 हो चुकी है, लेकिन 20 की 20 याद रखना शायद आपके लिए संभव नहीं हो, तो आप प्रथम, अंतिम और भारत में कब कब है वो समिट इसकी रखी गई, इसके बारे में याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे और लिख लेंगे। क्योंकि आपको जो ये टॉपिक्स है वो इस तरह से पढ़ाए जा रहे हैं कि न केवल आपके कक्षा 12 में है इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल कर पाएँ, बल्कि आप ग्राम सेवक से लेकर IAS तक की जो परीक्षाएं आपके जीवन में आगे आने वाले भविष्य को बनाने के लिए जो परीक्षाएं आपको देनी है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और शायद ये प्रश्नों के उत्तर है आपको इन्हीं वीडियोस में मिलेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।